हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक मैं नई वीडियो में आया हूँ और ये है आपका एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं एमटीएस है। और वैसे मैं 2 करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, और एमटीएस का पेपर जो है ना बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना, आज तक 300 पेपर हो चुके हैं। ठीक है, तो 300 में मैं जितने भी 300 मतलब सारा जो प्रीवियस पेपर है 300 पेपर है वो सारा मैं करा दूंगा। ठीक है, यानी कि 25 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आता है और 300 आपका टोटल एग्ज़ाम हो चुका है। वैसे 317 हुआ है लेकिन 300 ही मानते हैं, तो 7500। ठीक है, 7500 क्वेश्चन अगर आप इतना कर लेते हैं ना, अगर उसमें से मान लीजिए 1000-1200 आप ख़त्म कर दीजिए करंट अफेयर्स का, क्योंकि वो करंट अफेयर्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, यानी कि 6000 क्वेश्चन कम से कम अगर आप कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जीके के लिए दिक्कत नहीं होगा। और सिर्फ मैं ये जीके के लिए अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में फिर इंग्लिश के लिए भी करूँगा। तो जितने भी जीके क्वेश्चंस होंगे आप मेरे साथ करिए, और क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने वाला है ना, तो सारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। सारा प्रीवियस पेपर डेली अपलोड होगा, 1 2 3 वीडियो जितने भी होंगे डेली अपलोड करूँगा। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को इंदिरा गांधी नहर से लाभ हुआ है। देखिए, पहली चीज़, इंदिरा गांधी जो आपकी नहर है ना, वो आपका कहाँ से निकलता है, तो आपका एक हरीके जगह है। ठीक है, हरीके एक जगह है, कहाँ है, तो पंजाब में है आपका। ठीक है, पंजाब में है। तो यहाँ से आपका इंदिरा गांधी कैनल निकलती है, और यहीं पे इसी जगह पे, ठीक है, आपका सतलज नदी और आपका ब्यास नदी दोनों का क्या है, तो मिलन है ना। तो आपका हरीके जगह से ही आपका इंदिरा गांधी कैनल निकलती है, और आपको 3 राज्य को, राजस्थान, पंजाब और आपका हरियाणा, ये 3 राज्यों को जो है बेनिफिट देती है आपको। तो और यहाँ पे देखिए जो ब्यास नदी है ना, तो ब्यास नदी निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और आपका जो ये सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है आपके मानसरोवर झील से। ठीक है, यानी कि तिब्बत से। ओके, और ये आगे हरीके में मिलती है, और यहीं से ये कैनल भी निकलता है हरीके से, इंदिरा गांधी कैनल, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कैनल है। ओके, तो ये किस किस राज्य को बेनिफिट पहुंचाती है, तो राजस्थान आपका, और आपका पंजाब और हरियाणा। तो आपका ऑप्शन राजस्थान जो है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली उत्तर भारत में व्यापक रूप से पसंद की जाती है, यानी कि नॉर्थ इंडिया के लिए और साउथ इंडिया के लिए अलग अलग टाइप का मंदिर है, मतलब शैली है। नॉर्थ इंडिया के लिए क्या है, तो नागर शैली है। ठीक है, न से नॉर्थ, न से नागर। साउथ के लिए क्या है, तो द्रविड़ है। ठीक है, द्रविड़। चलो, अब देखो, एक शैली आती है जो दोनों का मिश्रण होती है, नागर प्लस में द्रविड़। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेसर। उसको बोलते हैं बेसर शैली। ठीक है, चलिए, तो आपका नॉर्थ इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, तो नागर शैली हो जाएगा। ओके, अब कह रहे हैं कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये आपकी लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, उनकी आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से, अब आपको ये मालूम नहीं होगा, जैसे बुक्स एंड ऑथर आप लोग पढ़े होंगे, और जिसमें से आपको आपका जो ये क्वेश्चन है ना मिस हो गया होगा, तो आप क्या कीजिए अभी नोट में अपना ये लिख लीजिए कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी है। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी जो नॉलेज है ना वो और इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, और PYQs क्या होते हैं, तो रिपीट होते हैं, डेफिनेटली रिपीट होते हैं। आगे आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा में जमींदार के बजाय ग्राम प्रधान को राजस्व एकत्रित करने और कंपनी को देने का कार्य सौंपा गया। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब जो सिस्टम है जमींदार के बाद, तो ग्राम प्रधान को दे दिया गया। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है ना, तो ग्राम प्रधान को कह दिया कि अब आप टैक्स वसूल करोगे। ग्राम प्रधान मतलब जैसे मुखिया होता है ना आज के टाइम में, तो उनको बोल दिया कि भैया आप अब क्या करोगे, तो टैक्स वसूलोगे। तो कौन सी व्यवस्था थी, तो देखिए रैयतवाड़ी क्या थी। तो रैयतवाड़ी आपकी थी कि डायरेक्ट किसान जो है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका किसान डील करेगा, मतलब अंग्रेज़ों से डायरेक्ट आपका किसान डील करेगा कि भाई हम जो है आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। ठीक है, मतलब हम अपना फसल उगाएंगे और उससे आपको डायरेक्ट देंगे, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। ओके, इसको रैयतवाड़ी बोलते थे। और रैयतवाड़ी किसने लाया था, तो रैयतवाड़ी आपका 1820 में आया था। ठीक है, और मुनरो ने लाया था। ठीक है, मुनरो, ये आपका 1820 में मुनरो ने लाया था। ये आपका रैयतवाड़ी हो गया। चलिए, अब है ज़मींदारी। तो ज़मींदारी जो है ना, ज़मींदारी मतलब क्या होता था कि ये जो है आपका किसी जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, ठीक है, उसको किसी जगह का ज़मींदार घोषित कर दिया जाता था, और वो जो है टैक्स कलेक्ट करता था और आपको ब्रिटिश सरकार को देता था। ठीक है, उसका ज़मीन है नहीं, लेकिन उसको ज़मींदार जो है, क्योंकि वो है प्रभावशाली आदमी है उस एरिया का, तो उसको ज़मींदार घोषित कर दिया गया और उससे डायरेक्ट टैक्स लिया गया और वो अंग्रेज़ों को देता था। तो ये आपकी ज़मींदारी हो गई। ये कब आया था, तो आपकी ज़मींदारी जो है आपकी 1793 में आई थी।
ठीक है, 1793 में आया था। कौन लाया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। जमींदारी कौन लाया था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इक्तादारी। तो इक्तादारी भाई आपको इल्तुतमिश लाया था। ई से इक्तादारी, ई से इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के काल के टाइम था, तो आपका गुलाम वंश का था, ठीक है। चलिए अब बचा था आपका महालवाड़ी। तो आपका महालवाड़ी जो है ना, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि महालवाड़ी में ही जो है वो आपका ग्राम प्रधान जो है आपका, वो डायरेक्ट डील करता था अंग्रेजों से। ओके, और मतलब टैक्स जो कलेक्ट करेगा वो ग्राम प्रधान करेगा। तो ये व्यवस्था कब आई आपकी महालवाड़ी की? तो 1822 में आई, ठीक है, 1822 में आई। ओके, और हॉल्ट मैकलजी ने लाया था इसको, मैकलजी। और आपकी रैयतवाड़ी कब आई थी? 1820 में, 1820 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जमींदारी के बजाय, तो जमींदारी पहले ही आ चुकी थी 1820 में, तो उसके बाद ना आया आपका महालवाड़ी, तो 1822 में महालवाड़ी आया, ठीक है। आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए, तो आप चारों का जो भी मैं अभी बताया हूँ सब लोग नोट कीजिए अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ किसने समझौता किया था? देखिए 1931 को लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता किया था। और क्यों किया था? क्योंकि इनको गोलमेज सम्मेलन में ले जाना था, ठीक है। कहाँ ले जाना था? गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था उसमें ले जाना था, क्योंकि फर्स्ट में वो गए नहीं थे। और 1930 में क्योंकि वो क्या कर रहे थे, तो आपका 1930 में वो आपका दांडी यात्रा कर रहे थे, तो उसमें वो गए नहीं। लेकिन जब लॉर्ड इरविन ने उनका सारा शर्त मान लिया, महात्मा गांधी का सारा जो कंडीशन है वो सब लॉर्ड इरविन ने मान लिया, तब वो लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किए, जिसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है, वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। चलिए आपको महात्मा गांधी। आगे करें, जब कोई नदी अपने मध्यवर्ती मार्ग में होती है तो निम्नलिखित में से किस भूदृश्य का निर्माण करने में सक्षम होती है? तो देखिए झरना तो होगा नहीं, झरना भाई पहाड़ से गिरता है ना, ऐसे ऐसे, तो ये तो होगा नहीं। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा होता है ना, जैसे आपका देखे होंगे भारत का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो डेल्टा होता है कि ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारा चीज़, जो नदी है ना, बहुत सारी चीज़ों को लाकर एक जगह पर जमा कर देती है, और वो एक भूस्थल होता है, ठीक है। जैसे बालू, जैसे आप देखे होंगे कि सोन नदी के किनारे, मतलब कोई एक जगह है जहाँ पे पानी वानी एक बीच में, ठीक है, किसी नदी के बीच में जो है आपका कोई रेतीला जगह, मतलब वहाँ पे रेत उत पड़ा हुआ है बहुत सारा, एक एक मतलब जगह है, ठीक है, खाली जगह है, तो उसी को डेल्टा बोलते हैं। बहुत सारी नदी जो है बालू लाती है वहाँ पे छोड़ देती है, उसी को डेल्टा बोलते हैं। तो ये तो आपको होगा नहीं। वी का री घाटी, ये तो घाटियों में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। आप ये विसर्प जो आपको इस एस्चुरीज होती है ना, वो यही होती है आपका विसर्प, यही आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्प, यू आकार की, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी हिमालय का हिस्सा है? तो आपका जो कामेट है ना, वो आपका हिमालय का हिस्सा है। आगे अगर आप हिमालय चैप्टर पढ़े होंगे तो कामेट का नाम सुने होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे काराकोरम रेंज हो गया ना, ये सब चीज़ें। आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? मतलब जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, उस किससे रिलेटेड नहीं है? तो संरक्षण हम लोग करते हैं मौलिक कर्तव्य का, बिल्कुल करते हैं। पालन भी करना चाहिए भाई, ठीक है, सम्मान भी करना चाहिए, लेकिन साहस से क्या मतलब है? साहस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन जो 3 है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें है कि भाई आपका जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो आपका 51A में आया था, पहला चीज़, ठीक है। और 42वें संशोधन, ठीक है, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आपका जो 51A आया था ना, आपका जो मौलिक कर्तव्य आया था, वो आपका स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, इसके कारण आया था, ठीक है, इसकी सिफारिश से आया था। चलिए आगे देखते हैं कि 2023 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? तो आपकी इंडिया। ये तो आपका करंट अफेयर्स है, मैं वही कहता ना कि आप 1500 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स हो सकते हैं, तो आप उसको निगलेक्ट कर दीजिए, जिसमें ये है आपका करंट अफेयर्स। आप ये याद नहीं भी रखिएगा, नोट नहीं भी करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2023 का करंट अफेयर्स है, ये नहीं पूछेगा। आगे करके फरवरी 2023 में एप्स अब्दुल नज़ीर को राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो भाई कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स है, तो जो कि नहीं पूछेगा आप छोड़ सकते हैं। कह रहा है कि 2 फरवरी 2024 को तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक नारे के साथ एक सुपरस्टार की जो है ना, टीवी के भाई आपका कौन कौन सा सुपरस्टार स्टार्ट किया? तो विजय, अभी एक्टर विजय का बहुत ही न्यूज़ चर्चे में है। तो जो टीवी के हैं, जो कि तमिलनाडु में एक नए पार्टी की स्थापना हुई, तमलिगा वेट्री कजगम, ये किसने स्थापित किया? तो विजय ने, ठीक है, एक्टर विजय ने। चलिए कह रहा है कि लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले पाचक एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मतलब लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम होता है ना, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? देखिए ये एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ईआर होता है, ठीक है, आपका लाइसोसोम होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम होता है ना, ठीक है, तो कौन बनाता है? तो आपका ईआर बनाता है। कौन बनाता है आपका? तो ईआर बनाता है। ईआर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साउथ ईआर, और सॉरी स्मूथ ईआर, और एक होता है रफ ईआर, ठीक है, रफ ईआर। तो आपका ये जो निर्माण करता है आपका रफ ईआर करता है, यानी खुरदरी
अंतःप्रद्रवी जलिका। ठीक है, चलिए अब है कि किस नाटक यूरोपीय नाटक तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ मिलाकर फ्यूजन कला बनाने के लिए जाना जाता है। देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्लासिकल डांस को और आपका आदिवासी डांस मतलब जो लोकल डांस होता है, फोक डांस होता है, उसको दोनों का मिश्रण करिए। ठीक है, और आपका एक नया फ्यूजन कला बनाए। ये कौन थे? आपके उदय शंकर जी थे। ठीक है, और ये जो है आपके उदय शंकर, ये आपका कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर है। ठीक है, कोरियोग्राफर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे जब खमीर शर्करा का किण्वन करता है तो ब्रेड में उठने के प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्राथमिक गैस क्या है? मतलब जब किण्वन होता है ना तो आपका जो ब्रेड है ना फूलने लगता है, तो किस कारण फैलता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, है ना, सिंपल। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वेनिस के यात्री कौन थे? वेनिस यानी मोरक्को, मोरक्को। तो जो केरल में दौरा किया था भाई, मार्को पोलो, यही तो फेमस है। चलो मार्को पोलो। कह रहा है कि सीआरआर क्या है? सीआरआर क्या है भाई? तो ये कह रहा है जमा राशि का वह प्रतिशत जो एक केंद्रीय बैंक को बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखा जाना चाहिए। नहीं, गलत। जमा राशि का वह प्रतिशत जो एक केंद्रीय बैंक को सरकार के पास क्यों रखेगा? जमा राशि का वह प्रतिशत जो एक बैंक को किसी भी बैंक के पास नगद आरक्षित रूप में, नहीं किसी भी बैंक को, जमा राशि के वह जो एक बैंक को केंद्र, हाँ देखिए ये जो आपका जो सीआरआर है ना वो केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित किया जाता है। कोई ऐसे ही कोई छोटा मोटा बैंक के पास नहीं, केंद्रीय बैंक के पास होता है सीआरआर। ओके, चलिए और एक चीज़ और, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है दोस्त? रेपो रेट मतलब ये कि जैसे आपका जो केंद्रीय बैंक है किसी देश का, केंद्रीय बैंक जैसे भारत का हो गया आरबीआई, तो आरबीआई जो है ना वो किसी प्राइवेट बैंक को, ठीक है, किसी प्राइवेट बैंक को कुछ पैसा देती है, कुछ पैसा देती है, मतलब जब उसको ज़रूरत होता है तो पैसा देती है, उधार पे देती है और किसी रेट से देती है। ठीक है, कि हाँ भाई 1 साल के लिए दे रहे हैं, आप इस रेट से आप पैसा लो, जैसे हम लोग ब्याज देते हैं ना किसी को, तो वही जो रेट से अगर कोई केंद्रीय बैंक किसी प्राइवेट बैंक को पैसा देती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट यानी ट्रिपल आर। तो ये क्या होता है भाई? तो आपका जो है जो प्राइवेट बैंक है ना, आपको वो देता है लोन, वो आपको देता है पैसा किसको? केंद्रीय बैंक से, यानी केंद्रीय बैंक प्राइवेट बैंक से इस बार पैसा खुद लेती है किसी फिक्स रेट पे। ठीक है, किसी रेट पे लेती है, तो ये हो जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। चलिए तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सरहुल जो है ना वो किस राज्य का त्यौहार है? तो झारखंड का है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। एक है त्यौहार आपका कालबेलिया, कालबेलिया। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कालबेलिया किस जगह का त्यौहार है। ओके, अब सिक्किम का फेमस त्यौहार कौन है? उत्तराखंड का कौन है? और गुजरात का कौन है? ओके, आप लोग कमेंट बताइएगा। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 6 क्या है? तो भाई आपका 943 जो है आपका 6 है। 1000 पुरुषों पे, मेल पे आपका कितनी फीमेल हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। ओके, कि भारत में क्या होता है ना कि भारत में सेक्स रेशियो की जो गणना होती है, ठीक है, तो होता है मेल पे, यानी कि 1000 पुरुष हैं उस पर कितनी महिलाएं हैं? ये जो 943 है ना ये आपकी फीमेल की जनसंख्या है। लेकिन बाकी भारत को छोड़कर जितने भी विदेशी देश हैं जैसे रूस हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, तो उसमें जो सेक्स रेशियो की जो गणना की जाती है ना तो इससे रिवर्स होती है, यानी कि वो पुरुषों पे नहीं वो महिलाओं पे करते हैं, और वो भी 100। ठीक है, यानी कि 100 महिलाओं में, फीमेल में, ठीक है, आपके कितने मेल हैं। ओके, जैसे किसी देश में अगर सेक्स रेशियो ज़्यादा है ना, अगर किसी भारत को छोड़ किसी देश में अगर सेक्स रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेल का जनसंख्या ज़्यादा है, मेल का जनसंख्या जो है आपका ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी देश में अगर सेक्स रेशियो कम है, इसका मतलब ये होता है कि फीमेल का जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन यही भारत में जब आता है तो भारत में अगर किसी सेक्स रेशियो अगर ज़्यादा है यानी कि मेल का जनसंख्या ज़्यादा है, और अगर सेक्स रेशियो कम है तो फीमेल का जनसंख्या कम है, उल्टा होता है ना। तो ये जनरल नॉलेज के लिए था बस। आगे देखते हैं, कलामंडलम कृष्णन नायर जो है वो किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थी? तो आपका जो नायर वर्ड है ना, आपका नायर वर्ड, ये आपका ये जो टाइटल है ये आपका केरल का है। ठीक है, और केरल में 2 ही शास्त्रीय नृत्य होती है, एक होता है मोहिनीअट्टम और एक होता है आपका कथकली, कथकली। ठीक है, तो आपका दोनों ऑप्शन में कथकली भी है और मोहिनीअट्टम भी है। तो मेरे भाई इसमें क्या है ना कि आपको अब फंस गया। अगर कोई एक दिया होता तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन कथकली आपका जो है ना आंसर है वो सही हो जाएगा। चलिए, टाइटल से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे एक पात्रा टाइटल होता है, वो पात्रा कहाँ का टाइटल होता है? आपको उड़ीसा का होता है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ें मतलब अभी क्लासिकल डांस का मैं वीडियो लाऊंगा और उससे कितने लोग रिलेटेड हैं तो आप उसमें देखिएगा, ट्रिक से बहुत सिंपली बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब ये है कथकली, कथकली कहाँ का है? तो आपको केरला भी बताया मैं। ठीक है, आपका कुचिपुड़ी कहाँ तो है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु, और आपका मोहिनीअट्टम भी केरल। ठीक है, चलिए
आपका आंसर कथकली हो जाएगा। कह रहा कि 2011 की जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? देखिए, आपका जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होता है ना, वो आपका जो जनगणना कराता है उसका सबसे मेन आदमी होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल, सबसे चेयरमैन उसी को बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, यही थे आपके रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना के आयुक्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप जनगणना टॉपिक पढ़े होंगे तो इनका नाम आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, डॉक्टर सी चंद्रमौली। जनगणना का टॉपिक छोड़िएगा मत, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कभी सेक्स रेशियो से क्वेश्चन करता है, कभी ये पूछ देगा किस राज्य का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अधिक है, कम है, तो ये आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। कह रहे कि हीलियम गैस को लिक्विड के फॉर्म में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका लंदन आकर्षण बल जो है आपका, ये जो है आपका, इंग्लिश क्या है इसका यार, इंग्लिश देखते हैं। हाँ, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कह रहा है कि द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन राजेश्वरी वॉज मैरिड टू विच द किंग ऑफ मुखरी डायनेस्टी ऑफ कन्याभुजा। देखो, एक चीज़ है, आपका जो हर्षवर्धन की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? राजेश्वरी, ठीक है। आपका क्या नाम था? राजेश्वरी। तो इनका जो शादी है ना आपका ग्रहवर्मन से हुआ था, ठीक है। ग्रहवर्मन से इनका क्या हुआ था? मैरिड हुआ था। लेकिन इनका जो है ना हत्या कर दिया जाता है, और हत्या करता है तो उसका एक दोस्त था शशांक, जो कि कहाँ से हैं? बंगाल से हैं, बंगाल के राजा थे, ठीक है, शशांक। तो ये जो है इनका लड़ाई जो होता है हर्षवर्धन से होता है, और हर्षवर्धन फाइनली इनको हरा देते हैं। तो ये इसका इनका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। चलिए, अब है आपका ग्रीवर्मन हो जाएगा ना, आपका मौखरी वंश के राजा हैं। अब है कि पंडित अरविंद थट्टे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। देखिए, घरानास अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर बहुत सिंपली दे सकते हैं। तो आपका मेवाती घराना से कौन संबंधित है आपका? तो पंडित अरविंद थट्टे, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मेवाती घराना के संस्थापक कौन थे? तो नज़ीर खान। कौन थे? नज़ीर खान, ठीक है, नज़ीर खान, ओके। चलिए, अब देखिए इंदौर घराना। इंदौर घराना के आपके संस्थापक कौन थे? तो इस दौर में भैया फेमस कौन है अभी? तो मान लेते हैं आमिर खान, एक्टर का नाम है, ठीक है, आमिर खान, आमिर खान, ओके। चलिए, आगे कह रहा है आगरा घराना। तो भाई आगरा घराना, आगरा का ताजमहल कौन बनाया था? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे? सुजान खान, सुजान खान, ठीक है। अच्छा, सुजान खान। अब ताजमहल है, अगर कोई ताजमहल बनवा रहा है भाई, तो उसके लिए भाई खुदा उसको बख्शे होंगे, पैसा दिए होंगे तभी ना। तो एक और नाम आता है खुदा बख्श, खुदा बख्श, ये भी संस्थापक थे, ठीक है, खुदा बख्श। उसको खुदा पैसा बख्शे होंगे तभी ना वो ताजमहल बनवाया। तो सुजान खान और खुदा बख्श दोनों आपके आगरा घराना के संस्थापक थे। ये है बनारस घराना। बनारस घराना, बनारस से आपको रिलेटेड होगा मिश्रा, ठीक है। मिश्रा के जितने भी अधिकतर नेम होते हैं ना वो बनारस घराने से होते हैं। तो जो बनारस है ना वो राम के सहारे है, यानी कि राम सहाय, राम सहाय, ठीक है, राम सहाय। चलिए, इसके संस्थापक है राम सहाय। तो ये आपका मेवाती घराना हो जाएगा ना। चलिए, आगे रहा कि इन इनॉग्रल ईयर ऑफ द नेहरू कप इवेंट फॉर फुटबॉल इन 1982 विच टीम इमर्ज एज द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन। देखिए, आपका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ना नेहरू कप का, ठीक है, 1982 में फुटबॉल आपका फुटबॉल का हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम कौन सा टीम जो है ना वो फर्स्ट एडिशन में विनर थी? तो उरुग्वे, उरुग्वे जो है ना आपका यही विनर थी। चलिए, तीसरा आगे देखते हैं। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा हैज़ एन 10 अक्टूबर 2023। तो भाई एक्स ऑफिसर चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है? पहले ये बताइए, प्रेसिडेंट होता है कि वाइस प्रेसिडेंट होता है? आप कमेंट में बताइएगा, ओके। तो आपका जो आंसर है ना ये जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है। ये जो है आपके लास्ट जो है 10 अक्टूबर 2023 तक आपके एक्स ऑफिसर चेयरमैन थे, ठीक है। चलो, ये है जगदीप धनखड़। तो आपका 25 क्वेश्चन हो गए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं भी बने होंगे। जो नहीं बने हैं ना तो आप उसको नोट कर लो, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप उसको, जो आपको नहीं पता है आपको नोट करो, और उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ना आसपास के वो आप पढ़ो। अब क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, तो आपको यही स्ट्रेटेजी अपनाना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, और उसके बाद फिर मैं और बहुत सारे वीडियोज़ लाऊंगा PYQs पे, जितने भी हैं सब सॉल्व, क्योंकि 300 है तो एक दिन में कम से कम 4 5 6 लाना होगा तभी ना ख़त्म होगा। तो मैं लाऊंगा, ठीक है। आप बस देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए, बाय, थैंक यू।